हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। सीईटी का क्रैश कोर्स चल रहा था और भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास अपनी कंटिन्यू चल रही थी और हम मूल अधिकार का टॉपिक पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 14 से 18 पिछली बार पढ़ा था। इस बार मैं स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक इस क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से अपनी क्लास चल रही है, अच्छे से आपको इसका पढ़ना है। यहाँ से मूल अधिकार से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास को अच्छे से आपको सारा का सारा नोट्स आप तैयार कर सकते हैं और लगभग हर एग्जाम में मूल अधिकार से सवाल आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ये सीईटी का चलाने का एक मकसद भी यही था कि सीईटी का मतलब है सीईटी इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ कि लगभग लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट और सारे सारे टॉपिक वहां से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आप कोई सा भी एग्जाम दो, ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए वहां पर काम आने वाली है। इसके अलावा आप देखिए सीईटी की जो आपको इंतजार था सीईटी 10+2 की बुक का, तो वो मार्केट में आ चुकी है। 11 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यहाँ पर सवाल की व्याख्या वहां पर दे रखी है, तो टेस्ट प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बिना अगर आपकी तैयारी आप कर भी रहे हैं, सब कुछ पढ़ भी लिया, तो मान के चले कि वो 50% तैयारी ही है। तो अच्छे से पढ़कर जाए। मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर मार्केट में नहीं मिल रही हो किसी कारण से, तो आप इन नंबर पर, जो मैंने नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन भी घर बैठे मंगा सकते हैं। मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि मार्केट से आप बुक लेकर आइए। ऑनलाइन अवेलेबल एक सुविधा है, हालांकि क्योंकि ऑनलाइन में एक डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है, तो मार्केट में अगर आपके पास अवेलेबल है तो मार्केट से आप लेकर इसको आ सकते हैं। बाकी अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो इस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। और यहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज भी है ऑनलाइन की, वो भी आपको जरूर देनी है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि समता का अधिकार पढ़ चुके हैं, तो अब दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता के अधिकार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल हमें पढ़ना है 19 से लेकर 22 तक, है ना। 4 आर्टिकल हम यहाँ पढ़ने वाले। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 कोई एक प्रकार का अधिकार नहीं है। इस अनुच्छेद 19 में अभी वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार शामिल है। पहले 7 थे, अब 6 प्रकार के अधिकार शामिल है। तो इसमें लिख देते हैं वर्तमान में इसमें कुल 6 प्रकार के अधिकार शामिल है। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, ये कह सकते हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता के शामिल है। कौन कौन सी है वो देखते हैं। जो सबसे पहली है, अब देखो इसमें ये आर्टिकल 19 है। अब इस आर्टिकल 19 को हम यहाँ पर अनुच्छेद 19(1) क, पहला जो अधिकार है 19(1) यानी क्लोज 1 है और उसका भी सब क्लोज है क। 19(1) क ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना। 19(1) क्या में लिखा हुआ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामान्य भाषा में कह सकते हैं बोलने की आजादी। वाक एवं अभिव्यक्ति, अपना आपको एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक का मतलब है कि आप बोलने की आजादी। वाक का मतलब क्या होता है? वाक यानी बोलना। वाक की मतलब बोलने की आजादी। आप कहीं भी किसी भी तरह की यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर अगर सरकार के विरुद्ध भी आकर यहाँ पर बोलता हूँ, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा एक मौलिक अधिकार है कि मुझे बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए बोल रहा हूँ। हर जगह आप खुले तौर पर कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे चीन में, आपको पता है कि चीन में वहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलना एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हमारे आप यहाँ पर देखो कि कई मीडिया है, कई पत्रकार है, आजकल तो यूट्यूब पर भी हर जगह यहाँ पर सरकार के विरुद्ध भी बोलते हैं। उन्हें बोलने की आज़ादी है, उनका फंडामेंटल राइट है, सरकार उनको दबा नहीं सकती है। ये आर्टिकल 19 उनको फंडामेंटल राइट देता है, बोलने की आज़ादी। इसी के साथ एक शब्द और है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी से थोड़ा सा बड़ा। अभिव्यक्ति आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, है ना। जो आपने फिल्म बनाई है, अब फिल्म बनाई है, फिल्म पे बहुत सारे विवाद होते हैं, लोग विवाद करते हैं, लेकिन क्या इस तरह से उनकी आज़ादी छीनी जा सकती है? वो उनका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अगर अभी मैं आपको बताऊंगा क्या ये एब्सोल्यूट है, यहां से सवाल भी पूछा जाता है क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है, राज्य प्रतिबंध भी लगा सकता है। किन किन आधार पर, उन पर भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये जान लो कि 19(1) क में क्या लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। वाक, इसके तहत ही
इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही बहुत सारे पॉइंट्स और आते हैं जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मीडिया की जो स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस या फिर मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी के तहत शामिल है। यहां से यह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, क्या प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर है? तो 19(1) क में ही, अलग से नहीं दी गई है। 19(1) क में बोलने, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निहित है। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है, इसलिए यहां पर इस तरह से अलग से पूछा जाता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया गया है और वहां पर अलग से आर्टिकल में मेंशन है, जबकि भारत में इस तरह से अलग से कोई आर्टिकल में मेंशन नहीं है। इसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निहित है, इसको ध्यान रखना है, अंतर्गत ही निहित है, ये शब्द महत्वपूर्ण है ना। 19(1) का मतलब है यहां पर अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, इसी में दिया हुआ है 19(1) में। तो प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी के साथ शामिल है। ठीक है, इसी तरह से मैं इंटरनेट का अधिकार भी कह सकता हूं। इंटरनेट भी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है, इंटरनेट का अधिकार, हर व्यक्ति का इंटरनेट का अधिकार एक तरह का फंडामेंटल राइट में आता है। आजकल इंटरनेट क्यों जरूरी? देखो, अगर सरकार इंटरनेट, आज सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगा देती, बंद कर देती, भाई इंटरनेट नहीं चलेगा, तो क्या यहां से लोगों का मूल अधिकार छिन रहा है? बिल्कुल छिन रहा है, क्योंकि बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आज के टाइम में अभिव्यक्त करने का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है सोशल मीडिया। और अगर इंटरनेट पर पाबंदी लग जाती है तो वो अपने आप को सोशल मीडिया पर अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो इनडायरेक्टली उसकी कौन सा फंडामेंटल राइट जा रहा है? उसका मौलिक अधिकार जा रहा है 19(1) का। तो सरकार जो इंटरनेट पर पाबंदी लगाती है वो किसी खास रीजन से ही लगा सकती है, उसकी जैसी मर्जी आए, जब मर्जी आए तब इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगा सकती है। वो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, वो युक्ति युक्त है या नहीं है, यानी सही कारण है या नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, वो तय करता है कौन? कोर्ट तय करता है। क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी किसको दी गई है? वो कोर्ट को, न्यायालय को दी गई है। तो इंटरनेट का जो अधिकार है वो भी इसी के तहत शामिल है। मैंने कहा बोलने की आजादी, किसी भी व्यक्ति को बोलने की जो आजादी है वो शामिल है किसमें? 19(1) में। बोलने की आजादी एक मौलिक अधिकार है। क्या चुप रहने की आजादी भी है? क्या चुप रहने की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है? क्या चुप रहने का मतलब मौन रहना। आपने ज्यादातर ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं? हमारे नेता लोग इस्तेमाल करते हैं जब उनको कोई पुलिस में उनसे पूछताछ की जाती है, सीबीआई पूछताछ की जाती है, तो बिल्कुल मौन हो जाते हैं, है ना, बोलते नहीं है बिल्कुल भी। और जब बोलते तो इतना बोलता है कि अब याद नहीं है, भूल गए हैं। ठीक है, तो मौन रहना, क्या जबरदस्ती आप किसी से बुलवा सकते हैं? जबरदस्ती नहीं। मौन रहना, कोई व्यक्ति अगर नहीं बोलना चाहता है तो भी उसका फंडामेंटल राइट है, मौन रहने का अधिकार भी। ध्यान देना, बोलने की आजादी में चुप रहने की आजादी भी शामिल है। मौन रहने की आजादी, मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी इसमें शामिल है। मौन रहने की स्वतंत्रता, ध्यान रखना, ये इसमें शामिल है। इसके अलावा, है ना, अभिव्यक्ति की आजादी में बहुत सारी चीजें और आ सकती है। जैसे इसमें आप थोड़ा सा, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे अब तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता, ये ध्वज की बजाय इसमें हम तिरंगा ध्वज ही लिख देते हैं, सीधा तिरंगा ध्वज फहराने। तिरंगा क्योंकि नेशनल फ्लैग है, तो आप तिरंगा फहरा सकते हैं, अपना आपको अभिव्यक्त, अपनी राष्ट्रभक्ति को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन तिरंगा क्योंकि फ्लैग कोड के अपने नियम है, तो उस नियमानुसार आप फहरा सकते हैं। ध्वज, राष्ट्र ध्वज, इसको तिरंगा ध्वज की बजाय मैं इसको राष्ट्र ध्वज लिख देता हूँ। राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार। इसके अलावा इसी में शामिल है ये भी। इसके अलावा देखो, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये भी खास तौर पर याद रखना, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये आपका मूलभूत अधिकार है। कोई भी आपका फोन टैप नहीं कर सकता है, आपकी परमिशन के बिना आपका फोन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। आजकल जैसे फोन रिकॉर्ड भी होता है, जैसे सामने वाला फोन रिकॉर्ड करता है, इसी पर भी चर्चा चल रही है कि जो फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम आता है वो आपकी परमिशन के बिना रिकॉर्ड होता है। वैसे तो आजकल आपने देखा होगा जहां पर भी फोन रिकॉर्डिंग होती है सामने वाले की, जो कंपनीज करती है, वो तो पहले से हमें आवाज आ जाती है कि आपका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, या फिर बीप की आवाज आती है ना, फोन में बस इतना सा सिस्टम है। लेकिन आपको जो फोन टैपिंग, यहाँ स्पेशली बात हो रही है, जो सरकार फोन टैप करती है, हमारा सरकार किसी भी निजी व्यक्ति का या किसी अन्य व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकती है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। जब व्यक्ति को ये डर रहता है कि उसका फोन कहीं टैप तो नहीं किया जा रहा, उसका रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा, तब वो अपनी बात शायद खुलकर दूसरों से नहीं कह पाए, तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी या फिर उसके जो अभी बोलने की आजादी है वो छिन जाती है। इसलिए फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी कैसा है? ये भी एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ये कुछ पॉइंट्स आप खास तौर पर लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा विज्ञापन की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यावसायिक विज्ञापन करते हैं तो विज्ञापन की स्वतंत्रता,
ठीक है। धरना प्रदर्शन, आपको अभिव्यक्त कर रहे हैं तो आप धरना प्रदर्शन से अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्या धरना प्रदर्शन का अधिकार बिल्कुल है। ठीक है। इसके अलावा आप कोई फिल्म बना रहे हैं, किसी भी प्रकार की फिल्म बना रहे हैं, कोई पेंटिंग्स बना रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, ये भी तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो इस प्रकार से भी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, तो धरना प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन इसमें ध्यान रखना हड़ताल का अधिकार, तालाबंदी का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। कोर्ट का वर्डिक्ट है भी, आप धरना प्रदर्शन करना आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है, लेकिन आप हड़ताल करना, तालाबंदी कराना, ना भारत बंद करना, ये सब करना, ये सब इसके तहत नहीं आता है। तो धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, ये भी किस प्रकार का अधिकार है, 19(1) क के तहत वाक और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ही आता है। ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। अब इसमें क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरीके से दिया हुआ नहीं, इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कोई भी जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन अधिकारों पर, इन अधिकारों पर 8 आधार दिए हुए हैं। किन आधारों पर लगा सकते हैं, तो 8 आधार है इन अधिकारों पर, 8 आधार पर युक्ति युक्त। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही चलना चाहिए, वैसे 10+2 में इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर करा देता हूं, आगे कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में, ताकि जल्दी से जल्दी अपना कोर्स पूरा हो सके, है ना। इन अधिकारों पर 8 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो 8 आधार क्या है, वो 8 आधार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इन अधिकारों पर 8 आधारों पर, पहला, आपको बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी बोल लेंगे, नहीं, कुछ भी बोलने की आजादी आपको नहीं है। भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा कर सके, आपको बोलने की आजादी है, आप भाषण दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं कि देश को तोड़ने की बात करेंगे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या इस तरह की आप नारे लगा सकते हैं या फिर इस तरह का भाषण दे सकते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे मतलब आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें यह मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है कि वो इस तरह का कोई भाषण देते हैं। ऐसे व्यक्ति का यह अधिकार छीना जा सकता है जो भारत की अखंडता और प्रभुता पर हमला करते हैं। तो इन 8 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं भारत की अखंडता व प्रभुता। अखंडता व प्रभुता का मतलब इसको कोई खतरा महसूस होता है तो ऐसे पर सरकार उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत की अखंडता व प्रभुता की सुरक्षा के लिए या फिर उसके संरक्षण के लिए, भारत की अखंडता व प्रभुता, राज्य की सुरक्षा, कोई ऐसी आप अपने आप की इस तरह की अभिव्यक्ति या फिर इस तरह का भाषण जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, है ना। कोई बहुत बड़ा नेता खड़ा होकर ये बोल पुलिस को भड़काने लग जाए या फिर देश की सेना को भड़काने लग जाए या आम लोगों को भड़काने लग जाए, जिससे देश में हिंसक उपद्रव होने लग जाए, तो क्या ऐसी बोलने की आज़ादी दी जा सकती है। वो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या आप यहाँ पर कुछ भी अपनी ऐसी कई इंफॉर्मेशन है जो दूसरे देशों को या दूसरे लोगों को वो नहीं दी जा सकती, या फिर खुले आम पर मीडिया बोल रहा है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा करता हो, इस तरह की आजादी आपको नहीं है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई भी इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता है, कोई भी इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता है या किसी और, जिससे हमारे किसी और हमारे मित्र देश जो है या फिर कोई ऐसा देश, जैसे हम चाइना के बारे में कुछ भी बोले या पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोले तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ गलत भी बोले तो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा बोले जिससे हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होते हैं। कोई भी नागरिक या फिर कोई भी नेता या किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई इस प्रकार की बात कह रहा है, जिसे जैसे मान लीजिए कि हमारे रसिया से रिश्ते हमारे खराब होते हैं या फिर अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, इसराइल से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं, न तो सरकार का कोई व्यक्ति कोई दूसरा, ठीक है, सरकार ऑफिशियली तौर पर अपनी नीतियों के तौर पर अपनी कोई बात रख सकती है, लेकिन सरकार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की कोई बात करता है जिससे वो दूसरे देश की, जैसे मान लो कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया और उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति ये मानकर चलिए कि भारत देश में आता है और उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लग जाते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ नारेबाजी होने लग जाती है, भारत के राष्ट्रपति के अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ या इसराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ,
तो क्या होगा, उस देश से हमारे रिश्ते रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। इस तरह की आजादी आपके पास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। लोक व्यवस्था का मतलब क्या है, आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं, इस तरह की पब्लिक में बयानबाजी या भाषण दे रहे हैं जैसे लोगों में हिंसा फैल सकती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, लोगों में हिंसा हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस तरह का कोई भाषण है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। युक्ति युक्त आधार बता रहा हूं मैं, ये जो 8 आधार है इस पर कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा शिष्टाचार व सदाचार के हित में, शिष्टाचार व सदाचार के हित में, शिष्टाचार व सदाचार के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिष्टाचार और सदाचार क्या हो गया, तो सरकार चाहे, राज्य चाहे तो इन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, शिष्टाचार और सदाचार के हित में या नैतिकता के हित में, है ना। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी अभिव्यक्त करें। आपने ऐसी फिल्म मूवी बना दी जिसमें अश्लील दृश्य भरे हुए हैं या फिर समाज में अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी कोई भी फिल्म, मूवी, किताब, पुस्तक या फिर किसी भी तरह के भाषण इस तरह का अलाउड नहीं किया जा सकता। जो समाज में शिष्टाचार, जो एक शिष्ट समाज है या फिर सभ्य समाज है, उसमें एक गलत मैसेज जाता हो, इस तरह की कोई भी मूवी हो, पेंटिंग हो, एक बुक हो, कुछ भी हो, उस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो सकती है जो समाज के एक शिष्ट समाज के, एक सभ्य समाज के, एक सदाचार के या फिर नैतिकता के खिलाफ हो, ऐसी चीजें नहीं कर सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आपको बोलने की आदत, जैसे बॉलीवुड में अभी आप देखिए, बॉलीवुड में कुछ मूवी बनती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। आप देखेंगे ओटीटी, ओटीटी पर आजकल बहुत सारा अश्लील कंटेंट मिलता है, लेकिन ओटीटी का क्योंकि विनियमन अलग है, सरकार उसके लिए भी कानून बना सकती है। क्योंकि ओटीटी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो गया तो उसके लिए सरकार को बनाने में बहुत टाइम भी लग रहा है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि ओटीटी पर बहुत आसानी से ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन बॉलीवुड पर सेंसर लगा हुआ है। तो जहां तक संभव होता है, यहां पर कोशिश की जाती है कि उस एक शिष्टाचार और सदाचार के अंदर रहकर ही सारे के सारे कार्य हो। तो शिष्टाचार और सदाचार के हित में कोई भी ऐसी चीजें हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मानहानि, ठीक है। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप किसी पर भी किसी तरह का आरोप लगा दें या किसी को भी कुछ भी बोल दें। अगर आप दूसरे व्यक्ति की मानहानि करते हैं, दूसरे व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो आप पर मानहानि का केस लगाया जा सकता है। केस तो कानूनी अपनी कार्रवाई करता ही है, लेकिन मानहानि इस तरह के बोलने का अधिकार आपको नहीं है। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, और उसके तहत उनको यह अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी उनके अवमानना नहीं कर सकता है या फिर उनके निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकता है, आलोचना नहीं कर सकता। ये उनके पास अधिकार है कि आपने, न्यायालय ने कोई दिया है, उनकी आलोचना भी करना, है ना। और हालांकि न्यायालय ने कई बार कहा है कि इसकी सकारात्मक आलोचना की जा सकती है ना, क्योंकि लोग कई बार करते हैं, लेकिन सामान्यतः आपने देखा होगा मीडिया जो न्यायालय निर्णय देता है उस पर ज्यादा बोलता नहीं है। वो न्यायालय की अवमानना के तहत आता है या फिर कोई निर्णय नहीं मानता है, तो आप बोलते बोलते इस तरह से जा रहे हैं कि आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये न्यायालय की अवमानना के तहत आता है, और इस पर ये बोलने की आजादी आपको नहीं हो सकती। और लास्ट 8वें नंबर पर है अपराध उद्दीपन, अपराध को बढ़ावा दो देता हो। आपका कोई भाषण हो, आपकी कोई अभिव्यक्ति जो अपराध को बढ़ावा देता है, तो ऐसे भाषण और ऐसे, है ना, आपने जैसे एक बड़ा नेता अगर कह रहा है भाई ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, लोग वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं। या फिर कोई दंगे भड़काने जैसी बात कर रहा है, हिंसक भाषण दे रहा है, अपराध को किसी न किसी तरीके से बढ़ावा दे रहा है, या फिर ऐसी कोई फिल्म मूवी बनी जो अपराध को बढ़ावा दे, ठीक है, इन सब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये 8 आधार है, इन 8 आधार को एक बार आप देख लेना। सामान्यतः ये बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी या फिर जब आईएएस का आरएस का जब एग्जाम होता है, आरपीएससी जब एग्जाम लेती है, तो इसमें ये आपके मेंस एग्जाम जैसे एग्जाम में भी काम आता है, प्लस जब आप थोड़ा सा हाई लेवल का प्री एग्जाम या फिर इस तरह का आता है तो उसमें भी ये काम का, इसको आप एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये था 19(1)(a) के ये 8 आधार जिस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम। 19(1) ख हो गया, 19(1) ख देखते हैं अभी, ये सेकंड, इसमें है शांतिपूर्ण व निरायुध। निरायुध का मतलब होता है बिना हथियार, आयुध का मतलब होता है हथियार, निरायुध बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार।
ठीक है, आप कोई भी बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो लोग साथ एक साथ पूरा समूह आता है इतने सारे, क्या ये आप कर सकते हैं? ये एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है, मूल अधिकार भी है कि आप बहुत बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। हिंसक जहां पर है वो अलाउड नहीं है। निरायुध होना चाहिए, बिना हथियार का। आप भले ही शांतिपूर्ण है, आपका आंदोलन भले ही शांतिपूर्ण है, अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन हथियार ले लेकर लोग इकट्ठा हुए, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हिंसा कभी भी भड़क सकती है ना। इसलिए निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, ये 19(1) में लिखा हुआ है। इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? जो सिख समुदाय है, हमने कहा निरायुध होना चाहिए, लेकिन जो सिख समुदाय का सम्मेलन होता है, आप देखते होंगे सबके पास कटार रहती है। अब कटार क्योंकि उनके धार्मिक जो धर्म समुदाय है उसका एक हिस्सा है, सिख समुदाय का एक हिस्सा है कृपाण धारण करना। इसके तहत उनको छूट दी हुई है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। तो सिख समुदाय, इसमें एक अपवाद है कि सिख समुदाय कृपाण धारण कर सकता है और कृपाण धारण करते हुए एक सम्मेलन कर सकता है। सिख समुदाय को कृपाण धारण करने का अधिकार है, क्योंकि ये उनके धार्मिक अधिकार के तहत आता है। एक धार्मिक प्रतीक के रूप में ये साथ में रखते हैं, कृपाण धारण करने का अधिकार है। ठीक है, इस पर क्या, इस पर भी प्रतिबंध, प्रतिबंध सब पे रहेंगे, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण अधिकार कुछ भी नहीं है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें भी दो आधार है। दो आधार कौन कौन से? दो आधार, पहला आधार तो वही लोक, भारत की प्रभुता और अखंडता। भारत की प्रभुता और अखंडता। आपका सम्मेलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और वहां पर भारत की प्रभुता और अखंडता को, जहां भारत को तोड़ने की बात हो रही, इस तरह का आंदोलन चल रहा है जहां पर भारत के तोड़ने की बातें हो रही है, तो क्या इस तरह का आंदोलन चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। भले ही शांतिपूर्ण हो, बिना हथियारों के है, लेकिन भाषण इस तरह के दिए जा रहे हैं जो देश के तोड़ने की बात हो रही, तो ऐसा आंदोलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से लोगों को इकट्ठा आप नहीं कर सकते। भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो, प्रभुता व अखंडता को खतरा। और दूसरा है कोई लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, है ना, आप बीच रोड में बैठ गए या फिर ऐसी जगह पर बैठ गए जिससे, है ना, धरना कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन रोड ब्लॉक करके बैठ गए, क्या इस तरह का अधिकार है? आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक को किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। परमिशन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपने रास्ता ब्लॉक करके बैठ गए हैं, है ना, आपने सारे रास्ते जाम कर लिए, इस तरह का अधिकार आपके पास, ये आपका मौलिक अधिकार वहां पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा यहां पर होता है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 19(1) 19(1)(c) इसको बोला जा सकता है, इंग्लिश में सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल सी। 19(1) कोई भी संघ या संगठन, संघ का मतलब यूनियन, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं। संगठन, संघ या संगठन, कोई भी संघ यूनियन बनाने की आजादी, संघ या संगठन अथवा सहकारी समितियां, एक यहां पर एक शब्द तथा सहकारी समितियां गठन, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, गठन का अधिकार। ठीक है, यहां पर ये जो शब्द है सहकारी समितियां, ये बाद में जोड़ा गया, पहले यही था संघ और संगठन। तो यहां से एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सहकारी समितियां शब्द है ये कब जोड़ा गया? तो यहां पर नोट डालकर एक बात लिख सकते हैं, सहकारी समितियां शब्द, सहकारी समिति शब्द 97वां संविधान संशोधन 2011, ये याद रख लेना, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, मूल अधिकार में भी जुड़ा है, नीति निषेध तत्व में भी सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया, तो इसको याद रखना है। और जो हमारा 9वां अध्याय है ग्राम पंचायत नगर पालिका, उसके बाद जो सहकारी समिति वाला चैप्टर भी आता है वो भी 97वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा। तो 97वां संविधान संशोधन संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया, जोड़ा गया। क्लियर है? तो कोई भी यूनियन आप देख रहे होंगे, सबकी यूनियन होती है ना। आप जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि टैक्सी चालक है उनकी यूनियन है ना, ऑटो है, पेट्रोल पंप वाले हैं, सबकी यूनियन होती है। जो भी टीचर है, पटवारी है, पटवार है तो पटवार संघ है, ग्राम सेवक है तो ग्राम सेवक का संघ है, टीचर है तो टीचर का संघ है। हर नौकरी वाला अपना अपना एक संघ बना के रखते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं देखोगा कि पुलिस का भी संघ यूनियन बनी हुई है ना, या फिर सेना की भी यूनियन बनी हुई है, क्योंकि पुलिस और सेना को इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। कल्चरल यूनियन बना सकते हैं या दूसरी तरह की बना सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल या फिर इस तरह का सामान्य तो जो यूनियन बनती है वो यूनियन पॉलिटिकल यूनियन ही होती है अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। ये यूनियन बनाने का अधिकार पुलिस को नहीं दिया हुआ है, पुलिस पर और सेना पर इसके लिए प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो तहत जोड़ा गया।
तो यहाँ पर आप दूसरा नोट डाल के लिख सकते हैं, पुलिस व सेना को यह अधिकार नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर पुलिस और सेना इस तरह का यूनियन बना ले और हड़ताल पर चली जाए या सरकार के खिलाफ ही हो जाए, है ना, इस तरह की यूनियन राज्य के विरुद्ध ही अधिकांश बनती है, राज्य के विरुद्ध सेना हो जाए तो फिर देश का अस्तित्व ही संकट में आ सकता है। पुलिस जो आ सकती है तो राज्य की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए पुलिस व सेना को, जो भी सशस्त्र बल है, उनके पास सारे अधिकार नहीं होते हैं, कोई यह अधिकार नहीं है। और यही है, आपको यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो प्रतिबंध के वही दो आधार हैं, प्रतिबंध के आधार, प्रतिबंध के आधार वही, पहला तो लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, पहला वही लिख देते हैं, भारत की प्रभुता व अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो ऐसा कोई संघ, आपने ऐसा संगठन बनाया, है ना, ऐसा आतंकवादी संगठन जो भारत की प्रभुता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, अभी सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये ऐसी इसकी गतिविधियां पाई है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था और आतंकवादी भारत में आतंकवाद फैलाने की कर रहा है। तो वो एक संगठन था, पॉलिटिकल संगठन था, सरकार ने उसको बैन कर दिया, तो क्या उसका मौलिक अधिकार छिन गया? संगठन बनाना उसका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसकी गतिविधियां भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा करने जैसी थी, सरकार ने उसके इस अधिकार को छीन लिया। भारत की प्रभुता व अखंडता को खतरा अगर पैदा हो तो ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, वो लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो, लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करता हो, वही आधार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और 19(1)(d) या फिर 19(1)(g). तो एक थोड़ा सा इस पे भी ध्यान में रख लेना, ये जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध का कौन सा है, मैं यहाँ पर एक बार वापस बता देता हूँ। ये जो प्रतिबंध लिखे हुए हैं, ये प्रतिबंध भी जो आर्टिकल में है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 19(2) में लिखा हुआ है। ये जो आधार है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है 8 आधार, ये जो है वो इस अनुच्छेद 19(2) में लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है प्रतिबंध, ये 19(3) में लिखा हुआ है। 19(1) तो ये चल रहा है, 19(2), 19(3), 19(4) में ये प्रतिबंध है। ये जो प्रतिबंध है ये 19(4) में लिखा हुआ है। ठीक है, 19(4) में प्रतिबंध के आधार दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो इसमें जो है वो 19(5) में दो अधिकारों पर प्रतिबंध है, एक तो 19(1)(g), यहाँ पर जो ग आएगा, अब ये वाला ग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा सकते हैं, विचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, अबाध बिना किसी बाधा के, विचरण की स्वतंत्रता, विचरण यानी घूमने फिरने की, ये शब्द क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का आएगा तो मैंने इसी तरह का लिख दिया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी अबाध बिना बाधा के आप घूम फिर सकते हैं। आप भारत के नागरिक हैं तो आप चाहे भारतीय नागरिक हैं चाहे विदेशी व्यक्ति भी, विदेशी व्यक्ति को एक बार परमिशन, क्योंकि मैंने 19 में बताया था, 19 में केवल भारत के नागरिकों को, ये सारा के सारा जो 19 वाला हम बता रहे हैं, 19 केवल केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो यहाँ पर भारत सरकार की परमिशन, वीजा के साथ परमिशन लेना पड़ेगा उसे, वो भी भारत घूम सकता है। लेकिन सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता हर नागरिक को है, लेकिन क्या वो हर जगह घूम सकता है, इस पर भी प्रतिबंध अभी आगे हम पढ़ते हैं। इसी के साथ 19(1) ग्रह के बाद ये अंग ये आता है, इसमें लिखा हुआ आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आप कहीं पर भी स्थायी निवास भी कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध था, लेकिन अब वो 370 हटने के बाद वो प्रतिबंध हट गया। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में इस कहीं पर भी स्थायी निवास की स्वतंत्रता, स्थायी निवास की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं क्योंकि भारत आपका देश है, स्थायी निवास की स्वतंत्रता। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। अभी तक जो हमने पढ़ा था ये 19(4) तक हमने पढ़ा था, अब हम 19(5) में इसका प्रतिबंध के आधार लिखे हुए हैं। क्या आधार लिखे हुए हैं? दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, यहाँ पर इसका भी आधार है और इसका भी आधार है। 19(5) में प्रतिबंध के आधार लिखे हुए हैं। प्रतिबंध के आधार क्या है देख लेना, ये थोड़ा सा अलग है। आप कहीं पर भी घूमते हैं, आपको घूमने की आजादी है, लेकिन साधारण जनता, किसी भी जनता, कोई भी आम पब्लिक है, साधारण जनता व जनजातियों के
जनजातियों के हितों में, जनजातियों के हितों के कोई नुकसान पहुंचता है, साधारण जनता को, जनजातियों के हितों को, या फिर उनको किसी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा होता है, तो आपके घूमने फिरने पर भी और आपके निवास पर भी स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ए, हितों की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब कोविड-19 लॉकडाउन लग गया था, है ना, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल, कोविड महामारी फैली थी, ठीक है। कोविड महामारी में आपको कहीं पर भी घूमने की आज़ादी थी क्या? आप कह सकते थे भैया मुझे बाहर नहीं जाना दे रहा है, मुझे मेरा 19(1)(d) 19(1)(g) वाला मौलिक अधिकार छिन रहा है, ठीक है। कोविड महामारी में क्योंकि साधारण जनता को किसी भी आपके बाहर निकलने से, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब ये आपका मौलिक अधिकार एक तरह से प्रतिबंध हो गया। आपके बाहर निकलने पर प्रतिबंध हो गया, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं, आपकी जान को कुछ खतरा हो ही सकता है, आपकी वजह से दूसरों की जान के, किसी भी साधारण जनता के सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है ना। तो वहां पर कोविड महामारी के दौरान आपको बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, निकलते थे तो वो एक ही गाना चल रहा था कि मोर बोले रहे, तो बस वही चल रहा था उस समय, ठीक है। तो कोविड महामारी, आप यहां पर इसी तरह से बहुत सारे कोई पेशेवर अपराधी हैं, उसके घूमने फिरने से या फिर कहीं रहने से आम लोगों को इस तरह का लगता है कि उनको किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो कोई जो पेशेवर अपराधी हैं उन पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, कोई पेशेवर अपराधी है, एड्स पीड़ित व्यक्ति, क्या इस पर भी हो सकता है क्या? तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार का वर्जन था कि सरकार ने किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति को इस तरह से डिटेन किया या फिर इस तरह को रोका कि आपके जाने से किसी और को खतरा हो सकता है, तो क्या उसको रोका जा सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति, कई बार इंटेंशनली कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंटेंशनली करने की कोशिश करते हैं, जो इंटेंशनली इस तरह की बीमारी को और लोगों में किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, वो एक तरह का मेंटल एक प्रकार का रोग होता है, जो चाहता है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है तो मैं दूसरों में सब में ऐसा कर सकता हूँ, ये एक मेंटल बीमारी होती है। तो एड्स पीड़ित इस तरह के व्यक्ति जिससे लोगों की जान को सुरक्षा का खतरा हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो एड्स पीड़ित व्यक्ति, सभी पे बात नहीं हो रहा है, कुछ विशेष व्यक्तियों पर ऐसा किया जा सकता है, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसके अलावा जैसे सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, उन पर भी ये कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है जो कई प्रकार की सेक्सुअल डिजीजेस को फैला सकते हैं या लोगों में इस तरह की चीजें फैला सकते हैं, तो इन पर भी अगर सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। कोई भी इस तरह की महामारी के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या फिर जो हमने कहा जनजातियों की हितों की सुरक्षा, अब जनजाति का मतलब जो भी आदिवासी एरियाज हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, अंडमान निकोबार में देख लीजिए, वहां पर क्योंकि जनजाति रहती है, वहां पर हर व्यक्ति को घूमने फिरने की आजादी नहीं है, एक स्तर पर जाकर प्रतिबंध लग जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो उनके हितों के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बाकी आपको पूरे भारत में घूमने की आजादी है, ये आपका अधिकार है। इसके अलावा 19(1)(च) आता है, इसमें पहले संपत्ति, ये अब डिलीट हो चुका, पहले तो ये लिख ही देते हैं, ये डिलीट हो चुका है, वर्तमान में नहीं है, ये डिलीट हो चुका। क्या था इसमें? संपत्ति के अर्जन वह ग्रहण की स्वतंत्रता। तो अब ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। संपत्ति के अर्जन व ग्रहण कब डिलीट हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978, 78 के तहत, 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया, तो ये तो हो गया डिलीट। अब जो एक रहता है 19(1)(6), वो क्या है वो देख लेते हैं। कोई भी व्यवसाय, वृत्ति, कैरियर आप अपना सकते हैं, कोई भी वृत्ति, वृत्ति यानी कैरियर, कोई भी वृत्ति, कैरियर आप अपना सकते हैं, चूज कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय या कोई भी काम अथवा उपजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। ध्यान देना, देखो ये अधिकार क्यों जरूरी था। भारत में एक लंबे समय से, है ना, भारत में जो समाज अलग अलग बटा हुआ था, इस तरह से भारत में एक लंबे समय से ऐसा ये था कि हमारा जो व्यवसाय भी था यहाँ का, वो जातियों के आधार पर बटा हुआ कि इस जाति का व्यक्ति ये यही व्यवसाय करेगा, ये इस जाति का व्यक्ति है ये यही व्यवहार करेगा। आजकल ऐसा है कि जूते बनाने वाले भी कोई कंपनी नहीं होगी, जूते बनाने खास जाति को काम दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर कोई भी मटके घड़े बना रहे हैं, उसको खास जाति को ही दिया जाएगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। इस तरह का क्या अभी वर्तमान में है? पहले ऐसा था भारत में, है ना, दूसरे को आजादी भी नहीं थी और किसी को खास तौर पर वो काम कराया जाता है। लेकिन अब
किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कैरियर अपना सकता है, कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई भी अपना आजीविका के साधन कर सकता है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, हर व्यक्ति कोई सा भी कैरियर अपना सकता है। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, इसको कोई नहीं छीन सकता। क्या इस पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं? बिल्कुल, प्रतिबंध हर जगह लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने 19(5) तक भी यहां पर पढ़ लिया था, ये 19(6) है। 19(6) में प्रतिबंध के आधार हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं। प्रतिबंध के आधार है क्या है? पहला तो लिखा हुआ है राष्ट्रीयकरण। किसी व्यवसाय या फिर कोई भी इस तरह का है, कोई भी व्यवसाय, जैसे आपको बारूद बनाने का या बम बनाने का इस तरह का, या फिर कोई भी ऐसा जिसको राष्ट्रीयकरण किया हुआ सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है ना, क्या वैसा व्यवसाय, तो वैसा व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। तो किसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने पर, किसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण की वो काम सिर्फ सरकार कर सकती है, तो वो आप व्यवसाय फिर आप नहीं अपना सकते हैं। किसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने पर, राष्ट्रीयकरण फिर वो सरकारी कंपनियां ही करती है राष्ट्रीयकरण करने पर। दूसरा, किसी व्यवसाय या व्यवसाय यानी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, बिजनेस आप अपना सकते हैं, उपजीविका प्रोफेशन कह सकते हैं। तो यहां पर किसी खास प्रोफेशन पे जहां जरूरत है वहां पर तकनीकी योग्यता या कुछ खास योग्यता वहां पर रख सकते हैं, तकनीकी अर्हता लगाई जा सकती है। बिना तकनीकी अर्हता के आप कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। जैसे अब मान लेते हैं जैसे कोई डॉक्टर है, आप ऐसा कह सकते हैं भाई मैं अपना डॉक्टर का क्लिनिक, मैंने एक बाहर से दुकान से किताब खरीदी भी 30 दिन में कैसे बने डॉक्टर, है ना, किताब पढ़ी मैंने और अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया भी मैं अब इलाज करूंगा आपका। कोई कह सकता है मेरा फंडामेंटल राइट है, यहाँ तो मेरा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं। यहाँ आपको डॉक्टर बनना है, क्लिनिक खोलना है, तो खास प्रकार की जो योग्यता सरकार ने तय की है वो योग्यता पहले पूरी करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों का इलाज कर सकते हैं, है ना। नहीं तो पता नहीं कहाँ क्या क्या कौन कौन सा इलाज आप कर देंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो जहां पर तकनीकी अर्हता लगा रखी है वो तकनीकी अर्हता पूरा करने के बाद ही आप वैसा व्यवसाय कर सकते हैं, सारा व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी अर्हता या फिर और भी कई तरह के प्रतिबंध है ना, जैसे कि आपको मिलावटी चीजें करने का, लोगों को खरीदने बेचने का वो अधिकार आपके पास नहीं है। तो ये था एक प्रकार से सारा सारा 19 अपना में बहुत बड़ा है, इसको आप अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है वो देख लेते हैं। अब फटाफट थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पर जो अपराध कर रहे हैं उनके संबंध में भी संरक्षण दिया जा रहा है, वो भी फंडामेंटल राइट है। किस तरह से? आपको जबरदस्ती इसी तरह से दोषी नहीं ठहरा दिया जाए, उसको रोकने के लिए संबंध में संरक्षण क्या है देखते हैं। अपराधों की दोष सिद्धि में आपका अपराध को जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें आपको कुछ संरक्षण दिया हुआ है। पहला 3 पॉइंट इसमें आते हैं। किसी भी आपराधिक किसी भी या फिर इसको अपराध करते समय जो आपराधिक कानून लागू था, इस तरह से लिख देते हैं, कोई भी आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। यहाँ पर भूतलक्ष्य का मतलब क्या होता है? मतलब अपराध करते समय जो कानून लागू था, अपराध जिस समय कोई घटना हुई उस समय अपराध का कानून क्या कहता है वही कानून लागू हो सकता है ना। कानून वो घटना होने के बाद फिर आप अपराध कानून बनाकर उस पर लागू नहीं कर सकते हैं। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब कोई भूतकाल में जाकर, है ना, कोई अपराध कोई घटना घट गई आज, जैसे कोई भी ऐसी घटना है जिस पर कोई अपराध, अपराध किसको बोलते हैं? जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान हो। अगर कानून में दंड का प्रावधान नहीं है तो फिर अपराध किस प्रकार का? वो इस तरह का वो एक लीगल काम ही होगा, वो इलीगल नहीं हो सकता है। आपने कोई घटना की, आपको पता है कि वो कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन आज आपने घटना की और कल को सरकार कानून बनाकर कह देती है कि यह एक अपराध है, तो क्या आपको सजा मिल सकती है? तो इसका जवाब है आपको सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने वो घटना को अंजाम आज दिया लेकिन उसके लिए कानून कल बना था। मैं इसका एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, जैसे निर्भया केस था, है ना। निर्भया केस में जो अभियुक्त अपराधी पकड़े गए थे उनमें से एक नाबालिग था, है ना, उसकी उम्र 18 साल हुई नहीं थी।
लेकिन उसका अपराध बहुत जघन्य था। उसमें मुख्य अभियुक्त, वास्तव में जो मुख्य आरोपी था वही व्यक्ति था, मुख्य अपराधी वही व्यक्ति था, लेकिन वो बच निकल गया। क्यों? उसको सिर्फ 3 साल की सजा हुई, क्योंकि उस समय वो नाबालिग की श्रेणी में आ गया था। उसके बाद ये देश में पूरी गंभीर चर्चा चली कि इस तरह के जघन्य अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, और अगर वो इस 18 से कम भी होता है, फिर उसकी एज 16 की गई, तो क्या उसको भी फांसी की सजा दी जा सकती है? उस समय नहीं दी गई। 3 साल में वो व्यक्ति छूट गया, जो सबसे मुख्य अपराधी था। लेकिन ये कानून बाद में आया कि अगर 16 साल तक का भी कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको भी फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन क्या वो कानून उस व्यक्ति पर लागू होगा? नहीं। आर्टिकल 20 अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कि कोई भी आपराधिक कानून, ये बात आपराधिक कानून की हो रही है, सिविल कानून पर लागू नहीं होता है। कोई भी आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। आज जो आपने कानून बनाए, आपको आप कहे भूतलक्षी प्रभाव का मतलब, आज आप कानून बना रहे हो, आप कह दो कि ये जनवरी से लागू होगा, दिसंबर में कानून बना रहे हो, कह रहे हो ये फरवरी मार्च से लागू होगा, नहीं हो सकता है। कोई भी आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है। तो ये दो, इसको बनाने का रीजन क्या था? इसका बनाने का रीजन देखो, राज्य इसका विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है, अपने जो भी अपने प्रतिपक्षी लोग हैं, है ना, कानून बनाकर कभी भी कह देगा भाई इसको अरेस्ट कर लो या फिर इस तरह से। तो इस तरह से संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है। किसी भी एक अपराध के लिए, किसी भी एक अपराध के लिए न तो एक से अधिक बार सजा दी जा सकती है, और ना ही मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है। तो कोई भी, ये आर्टिकल 20 आपको संरक्षण देता है भी, किसी कोई एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। एक बार आपको सजा मिल गई, आप सजा से मुक्त माने जाएंगे, आप इस तरह से माने जाएंगे जैसे आपने कोई अपराध किया नहीं हो। तो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते, और एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और तीसरा होता है, किसी भी व्यक्ति को, ये व्यक्ति सभी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गवाही के लिए बाध्य, जैसे इस गवाही के लिए कोई भी व्यक्ति जिससे गवाही ली जाती है उसको बाध्य करके नहीं गवाही ली जाती, जबरदस्ती उसे, उसके साथ किसी प्रकार का जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। पुलिस भी अगर पूछताछ करती है, पूछताछ में उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का, जो हम सुनते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर, वो पुलिस अपने स्तर पर करती है। ये फंडामेंटल राइट है भी, पुलिस भी आपके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकती। पुलिस से आप पूछ सकती है, बताना नहीं बताना, आपको मौन रहने का अधिकार भी वहां पर मिला हुआ है। ठीक है ना। जैसे एक आपने सुना होगा ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या नार्को टेस्ट। ये नार्को टेस्ट भी व्यक्ति जब सहमति देता है कि मेरा ये टेस्ट हो जाना चाहिए, तभी ये टेस्ट किया जा सकता है ना। अभी आपने श्रद्धा मर्डर केस में और ये आफ्ताब वाला केस था, उसमें सुना होगा कि उसने सहमति दी, उसके बाद से उसका ये टेस्ट किया जाना था। बिना उसकी सहमति के उसको बाध्य रूप से ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर आप ये लिख देना नोट डाल के, कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर करने से, ब्लड सैंपल देने से, डीएनए सैंपल देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति डीएनए या ब्लड सैंपल या फिर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आप अब आ जाते हैं अनुच्छेद 21 पर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी को हम पॉपुलर रूप में कहते हैं जीवन का अधिकार, जो बहुत आज के टाइम में मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो वो अनुच्छेद 21 ही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीवन का अधिकार बोलते हैं।
जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार। तो यहां से ये सवाल पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार का उल्लेख कहां पर मिलता है? आर्टिकल 21 में होता है। अब यहां पर इसका देखो, यहां पर इसमें लिखा हुआ है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि विधि के द्वारा जो कानून बनाया है उसके बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी उसके जीवन से उसको वंचित यानी मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। ये इसमें सीधी सीधी जो बात की हुई, मैं इसको लिख देता हूं। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। बस इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई थी शुरुआत में, बाद में इसका बहुत विस्तार करके इसका बहुत व्यापक अर्थ निकाल दिया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। का मतलब क्या हुआ? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ वो दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। या प्राण, प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है हमारे जीवन की स्वतंत्रता। क्या हमें कोई मार सकता है? हमें, हमारे पास जीवन का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है ना? हमने लिखा ना जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार है। तो क्या हमें किसी को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी दूसरे व्यक्ति को, राज्य को हमें मारने का अधिकार है क्या? क्या राज्य हमें मार सकता है? क्या हमारे जीवन हमसे छीन सकता है क्या? ये अनुच्छेद 21 कहता है कि नहीं छीन सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीन सकता। इसका मतलब आपने अगर इस प्रकार की कोई विधि का उल्लंघन किया है तो विधि में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आपके प्राण भी छीने जा सकते हैं, आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, लेकिन बिना उसके आपके जीवन को कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है, कोई भी राज्य नहीं छीन सकता है आपके जीवन को। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। जीने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है? आपका फंडामेंटल राइट है। जानवरों को प्राप्त है क्या ये? जानवरों को कहाँ, जानवरों को तो बेचारों ऐसे ही कितने लोगों को मार दिया जाता है, वो कह सकता है मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे जीने का अधिकार है ना? जीने का अधिकार। वैसे धीरे धीरे इसका व्यापक, कई, आप पशु पर क्रूरता नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि आपने पशु पर क्रूरता की, लेकिन स्लॉटर्स में देखते हैं कितने पशु यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। क्या ऐसा मनुष्य के लिए भी है क्या कि कोई मनुष्य काम का नहीं रहा उसको स्लॉटर्स में ले जाइए? नहीं, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ऐसा भी पशुओं के लिए नहीं है ना? लेकिन पशुओं के लिए जो क्रूरता जो हम करते हैं उसके खिलाफ उनके लिए कानून बने हुए हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति का एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। देखो यहाँ पर अब इस इस जो अधिकार है इसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार हो चुका है और इसमें आजकल इतने सारे अधिकारों को शामिल कर लिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार बन चुका है। इसमें नोट डालकर दो तीन बातें और लिख सकते हैं। एक तो जीने के अधिकार में, हम जीने के अधिकार की बात करें, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ध्यान रखना। एक तो आपको जीने का अधिकार दिया हुआ, जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या आपके पास मरने का अधिकार भी है क्या? आप कहते हैं कि मुझे मरना है, ठीक है, कई लोग सुसाइड भी करते हैं, कोई मरना है, क्या मरना आपका एक राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है? आप कोई मरना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ठीक है आपको मरने का अधिकार है। नहीं, मरने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई आत्महत्या का प्रयास भी करता है तो उसके लिए भी सजा हो सकती है ना? तो मरने का अधिकार, कोई मरना चाहता व्यक्ति, इच्छा मृत्यु आपने कई बार सुना होगा। यूथेनेसिया, जिसको इंग्लिश में यूथेनेसिया बोला जाता है, क्या यूथेनेसिया का अधिकार भारत में है? तो अभी नहीं है। उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दे रखी है, एक्टिव यूथेनेसिया को मान्यता नहीं दे रखी है। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे तो इस पर बात करेंगे। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसमें बीच में एक केस भी आया था जो जैन समुदाय में संथारा प्रथा होती है, संलेखना प्रथा, जिसमें वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का मरने का ही कार्य हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है, न कि यहाँ पर आर्टिकल 21 के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है नहीं है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मरने का अधिकार आपके पास नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई अनुमति मांगता है कि हमें मौत दे दीजिए, नहीं मिल सकती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधीवाद।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम वही मेनका गांधी जो अभी पिछली बार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में थी, बनाम भारत संघ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है मेनका गांधी। उन्हीं का ये केस था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978। ठीक है, उनका एक केस था। उस केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया और बहुत सारी बातों को इसमें इस आर्टिकल 21 के तहत ही शामिल कर लिया था। 1978 में ये केस था। इसमें उनको क्योंकि विदेश जाने के लिए रोक दिया था, विदेश जाने का अधिकार, क्या आपका विदेश जाने का अधिकार भी इस आर्टिकल के तहत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदेश जाना, विदेश का मतलब आप विदेश यानी आप अपने शरीर को कहाँ ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो विदेश जाने का, हमने भारत में संचरण का अधिकार तो आपके पास है ही है, लेकिन भारत से बाहर जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आपके पास है, विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं सब लिख देता हूँ, ये अलग अलग वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये आपका जीवन का अधिकार के तहत शामिल है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं रहेगा तो क्या होगा? जल प्रदूषित, हवा प्रदूषित, सब कुछ प्रदूषित, तो व्यक्ति मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसके, है ना, बहुत जल्दी मर जाएगा। तो मर रहा है, अगर आप, सरकार का दायित्व है कि अगर वो स्वच्छ पर्यावरण नहीं देता है तो व्यक्ति मर जाएगा जल्दी, तो उसके जीवन का अधिकार छिन रहा है कि नहीं छिन रहा है? तो उसका जीवन का अधिकार छिन रहा है अगर स्वच्छ पर्यावरण सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार हो जाता है। ठीक है, नींद का अधिकार, शयन का अधिकार कह सकते हैं, शयन का अधिकार, नींद का अधिकार। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जीवन का अधिकार तो है ही, इसमें अब और आगे बढ़ाते हुए जीवन भी कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इसके अलावा हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, आपको जब गिरफ्तार किया जाता है तो हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। अब कोई खूंखार अपराधी होता है, देखो इसके लिए बहुत सारे कानून नियम में होता है, सामान्यतः कोई हथकड़ी आपको नहीं लगा सकता, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार, बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं कुछ लिख रहा हूं बस। महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार, ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू चॉइस, चुनने का अधिकार, विवाह का अधिकार, ये भी क्या, आप किसी भी जैसे, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में आप विवाह करने के लिए पूरे स्वतंत्र है। विवाह करने की स्वतंत्रता भी क्या आपका फंडामेंटल राइट है। तो बिल्कुल किसी को भी चुनने का अधिकार, आप देह की बात हो रही है ना, प्राण और देह स्वतंत्रता, आप किसके साथ रहना चाहते हैं या किसके साथ नहीं रहना चाहते, ये चुनने का अधिकार आपके पास है। ठीक है, तो आप किससे विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह का अधिकार भी, संतति, संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी, एक जीवन से नया जीवन उत्पन्न हो रहा है तो वो जीवन के अधिकार के तहत ही आपका फंडामेंटल राइट भी आता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, किसी व्यक्ति को जेल में है, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो पिता बन सके, मां बन सके, तो वो उनके एक अधिकार के तहत वो जा सकते हैं, उनको छूट मिलती है। तो विवाह का अधिकार, विवाह का अधिकार या संतति का अधिकार, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट जीवन के अधिकार के तहत आता है, संतति का अधिकार। और एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक अधिकार आता है, वो है निजता का अधिकार। नेक्स्ट आप लिख देते हैं इसमें, निजता का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, इसी के तहत आता है आर्टिकल 21, निजता का अधिकार। ये कब शामिल किया गया था, इसको जरूर याद रख लेना, क्योंकि अभी शामिल किया गया था 2017 में। ये 2017 में के एस पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। ये केस तो पुराना था, लेकिन 2017 में इसका निर्णय आया, के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच ने, ध्यान रखना 9 जज, बहुत बड़ी बेंच होती है, 9 जज, 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से ये कहा कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी,
है ना। राइट टू प्राइवेसी भी, यानी कि आपकी कोई भी निजी जानकारी को ले नहीं रख सकता। ये वैसे सरकार के आधार विधेयक के खिलाफ के लिए था कि सरकार आपकी किसी प्रकार की निजी जानकारियां नहीं ले सकती। तो सरकार निजी जानकारी तो ले ही नहीं सकती, लेकिन इस निजता के अधिकार में आपके जो भी निजी चीजें हैं, प्राइवेट जो भी है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। वो आप चाहे तो किसी मतलब सरकार आपसे नहीं मांग सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे नहीं मांग सकता। ये आपका निजी मामला में आता है जो निजता का अधिकार है। तो नो सर्वसम्मति से इसे मौलिक अधिकार माना। है। इसको ध्यान में रखना, निजता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अनुच्छेद 21 के बाद हम लिख लेते हैं अनुच्छेद 21 का भी आता है। एक तो ये बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, क्योंकि क आ रहा है मतलब बाद में जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। क्या है इसमें, अच्छा एक बात इसमें, अनुच्छेद 20 और 21 में एक बात और जोड़ देते हैं नोट डाल के। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारे मौलिक अधिकार छिन जाते हैं। अनुच्छेद 19 सबसे पहले छिनता है, लेकिन 20 और 21 ऐसे हैं जो कभी भी नहीं छिनते हैं। ये बात एग्जाम में पूछ जाती है, तो लिख देना राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 20 व 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 व 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। 21 का में है, क्या है वो देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन सबको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका फंडामेंटल राइट है निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये राज्य का दायित्व भी है। तो इसी के अनुपालना में, अनुपालना में आरटीई एक्ट भी सरकार ने पास किया, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, राइट टू एक्ट, एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया गया। ये लागू कब से हुआ ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। पारित किया गया यह 1 अप्रैल 2010, यह 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ। इसको आप याद रख सकते हैं, इस डेट को, भारत में लागू हुआ। ये सारा सारा लिख देना, क्योंकि ये सारे सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ। क्या है, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पहले ये आर्टिकल 45 में सरकार का कर्तव्य था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि ये बच्चों का अधिकार है कि उनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 पर। क्या है अनुच्छेद 22 में, गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण का अधिकार, निरोध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। क्या किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं? राज्य के पास पुलिस की ताकत है, उसी वजह से लोग डरते हैं पुलिस की वजह से। क्या राज्य पुलिस की सहायता से या पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? ये आर्टिकल हमें सुरक्षा देता है ना। एक आपने इतिहास में रोलर एक्ट पढ़ा होता, रोलर एक्ट पढ़ा होगा, है ना। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था वो, काला कानून जिसको कहा गया, कि बिना अपील किए, बिना वकील किए, बिना दलील किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था उस कानून के तहत। ये उसी राज्य, राज्य तो कैसा भी हो सकता है, राज्य भले ही भारत का हो, भारत की सरकार हो, लेकिन राज्य कभी भी अत्याचारी हो सकता है। तो उससे संरक्षण देने के लिए एक फंडामेंटल राइट दिया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपील करने का अधिकार है, उसे वकील करने का अधिकार है, अपनी दलीलें रखने का अधिकार है। ये अधिकार ये संरक्षण देता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें लिखा होता है किसी भी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत, एक दो तरह के कानून है, एक सामान्य कानून और एक आ जाएगा निरोध, निवारक निरोध कानून। सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी होने पर, गिरफ्तारी पर व्यक्ति के पास निम्न अधिकार हैं, व्यक्ति के पास
निम्न अधिकार होते हैं। क्या अधिकार है? गिरफ्तारी का कारण जानना। पहला है गिरफ्तारी का कारण जानना। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, भी गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तारी का कारण जानना। वकील से सलाह लेने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार। तीसरा, वकील से परामर्श का यहां पर अधिकार हो गया। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पर न्यायालय नहीं कह रहा हूँ, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कहीं पर भी, मजिस्ट्रेट जहाँ पे बैठता है वही न्यायालय हो जाता है। यानी कि अगर वो अपने घर पर भी है तो वहीं पर भी उसको पेश किया जा सकता है। तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाना। इसमें एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, क्या इसमें यात्रा का समय भी शामिल है? तो यहां पर ध्यान देना, इसमें यात्रा का, ट्रेवल का टाइम इसमें शामिल नहीं है। जब अब किसी भी अपराधी को जेल से न्यायालय के पास, थाने से न्यायालय के पास या मजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाया जाएगा, तो आने जाने में समय जो लगा है वो इसमें काउंट नहीं होता है। यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होता। यात्रा का समय कई बार ज़्यादा भी लग सकता है, तो यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं है। और चौथा है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना जब तक पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नहीं रख सकती है 24 घंटे से भी ज्यादा। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, ये कौन तय करता है? ये पुलिस तय नहीं करती है, ये तय करता है कोर्ट। कोर्ट जब किसी व्यक्ति को अपराधी कह देता है, सिद्ध कर देता है, तभी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है और उसको जेल में रखा जाता है। उसके बिना पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी को भी जेल में, थाने में नहीं रख सकती है। तो मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना, बिना मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक कारावास में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत है। वैसे एक निरोधक कानून भी होता है कि निरोध के विरुद्ध भी संरक्षण है। ये तो हुआ सामान्य कानून, लेकिन जो निवारक निरोध कानून, अलग अलग तरह के कानून है। निवारक निरोध कानून के तहत अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो उसमें ये रूल्स, ये चारों के चारों अधिकार आपके पास नहीं है। निवारक निरोध कानून का मतलब क्या है? निवारक निरोध कानून थोड़ा सा कठोर कानून होता है। देखो हमने क्या कहा, गिरफ्तारी का कारण जानना। आपने कोई अपराध किया, उसके लिए तो आपकी गिरफ्तारी हो रही, लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिसका होने का इंतजार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें ये पता चल गया है कि कोई व्यक्ति है जो बम विस्फोट करने वाला है, क्या हम उसका इंतजार करेंगे कि वो बम विस्फोट करेगा, उसके बाद उसको गिरफ्तारी करेंगे? उसका गिरफ्तारी कारण, सामान्यतः ये निवारक निरोध कानून आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही बनाया जाता है। कोई आतंकवादी घटना ऐसी है कि आतंकवादी घटना घटने वाली, तो उनको पहले से ही डिटेन किया जाना है। तो उनको पहले फिर कारण बताना जरूरी नहीं है, बिना कारण बताए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना जरूरी नहीं है अगर निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इसको करा ही देते हैं। निवारक निरोध, दो दो प्रकार के व्यक्तियों पर यह अधिकार लागू नहीं। कौन कौन से? जो भी अधिकार हमने बताए ये वाले अधिकार लागू नहीं। एक तो किस पर लागू नहीं? शत्रु देश के नागरिक। पहला लिख दीजिए, शत्रु देश के नागरिक। शत्रु देश के नागरिक कौन है? भारत का शत्रु देश कौन है? भारत के शत्रु देश उसको माने, वो है भारत के लिए जिससे भारत के युद्ध हुए, जैसे पाकिस्तान और चीन, दो ही देश हैं शत्रु देश के नागरिक।
इन नागरिकों पर ये सारे के सारे लागू नहीं होते। ध्यान देना, ये अनुच्छेद जो 22 है वो सभी व्यक्ति पर, सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे देश के हो चाहे विदेश को, लेकिन शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर भी लागू नहीं होते हैं। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति व्यक्ति पर भी ये लागू नहीं होते। तो वहां उसके साथ क्या होता है, तो निवारक निरोध कानून के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको 3 महीने तक डिटेन, 3 महीने तक कारावास में रखा जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाया जाए। 3 महीने, उससे भी उसके लिए नियम है कि 3 महीने से अधिक उसको भी नहीं रखा जा सकता है। 3 महीने से भी अधिक उसको अगर रखना है, बंदी बनाए रखना है, तो एक सलाहकार बोर्ड गठन होगा। उस सलाहकार बोर्ड की सलाह के बाद, उस सलाहकार बोर्ड में उच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह के बाद ही उनको रखा जा सकता है। ठीक है, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। ये निवारक निरोध कानून कौन बना सकता है? संसद भी बना सकती है, विधानमंडल भी बना सकती है। क्या इस तरह के निवारक निरोध कानून बना रखे? संसद ने कई बार बना रखे होंगे, आपने सुना होगा, मैं सिर्फ बोलकर बता देता हूं। जैसे निवारक निरोध अधिनियम सबसे पहले बना था 1950 में, बाद में वो समाप्त हो गया। एक मीसा एक्ट बना था 1971 में, आपातकाल में जिनकी भी जितनी भी गिरफ्तारी हुई वो सब मीसा एक्ट के तहत हुई थी। एक टाडा एक्ट आपने सुना होगा 1985 में, संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। उनके पिताजी खुद सांसद थे लेकिन उनको छुड़ा नहीं पाए क्योंकि वो एक निवारक निरोध कानून में टाटा के तहत गिरफ्तार हुए। आपने रासो का कानून बहुत सुना होगा, रासो का कानून है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, वो भी निवारक निरोध, बहुत कठोर कानून होता है। सामान्यतः सरकार, विपक्ष, जनता सब इसका विरोध करती है। लोकतंत्र देश जहां पर भी होता है वहां पर इस तरह का कानून सामान्यतः होता नहीं, लेकिन भारत में ऐसा है, और क्योंकि ये कठोर कानून माना जाता है। आजकल जो चर्चा में कानून रहता है वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये वैसे तो बहुत पुराना 1967 का है, 2019 में इसमें संशोधन हुआ है ना। अभी जैसे आपने महाराष्ट्र में मकोका सुना होगा, यूपी में यूएपीए इस तरह का सुना होगा, है ना। केंद्र में तो राज्य की विधानमंडल भी बना सकती है संसद में। 2019 में इसमें संशोधन हुआ, इसको और थोड़ा सा और कठोर बना दिया गया। तो यूएपीए कानून, इस तरह के कानून में कोई गिरफ्तारी होती है तो ये बहुत कठोर माना जाता है, तो ये कहलाता है निवारक निरोध कानून। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 में क्या है और 24 में क्या है देख लेते हैं। पहले अनुच्छेद 23 पढ़ते हैं। मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब किसी से भी जबरदस्ती कार्य करवाना, बेगार करवाना, इस तरह का बलात् श्रम का निषेध। इसमें क्या क्या आता है? जैसे मानव का खरीदना बेचना, किसी भी मानव को, चाहे बच्चा हो महिला हो, क्या हम इसको खरीदना या खरीद या बेच सकते हैं? क्या हम कोई भी वस्तु खरीद या बेच सकते हैं? इंसानों को खरीदना या बेचना हो सकता है। आप पैसा दीजिए, किसी इंसान की बोली आप लगा दीजिए, है ना। कोई भी बच्चा हो, जैसे आप बच्चा भी 1 करोड़ का 2 करोड़ का, क्या खरीद बेचा जा सकता है? इंसान की कभी भी कोई खरीदा बेचा नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो इलीगल एक्ट है। तो मानव का खरीदना बेचना प्रतिबंध है। मानव का खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, पहले ऐसे किसी किसी टाइम में ऐसा रहा होगा। और अमेरिका में, पश्चिमी देशों में गुलाम प्रथा बड़े स्तर पर चलती थी, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था, है ना। तो वहां पर मूल्य लगते थे मानव को खरीदने बेचने का, लेकिन आर्टिकल 23 इस पर प्रतिबंध लगाता है, मानव का खरीदना बेचना, मानव तस्करी किसी भी प्रकार की। ठीक है, इसके अलावा बलात् श्रम का मतलब जैसे बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, बेगार का मतलब क्या होता है? बिना मूल्य दिए, बिना कोई पैसा दिए आपसे काम करवाना, है ना। बंधुआ मजदूरी, पहले बंधुआ मजदूरी भी काफी चलती थी भारत में, अब ये कानून के विरुद्ध है बंधुआ मजदूरी। मतलब जैसे पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ने किसी महाजन से या फिर इस तरह से ऋण लिया और वो ऋण चुका नहीं पाया, ब्याज के ऊपर ब्याज होता गया, उसकी पीढ़ियां तक नहीं चुका पा रही है, सब उसके बंधुआ मजदूर बन गए। वहां पर काम करेंगे, उसको सिर्फ खाना मिलता था और वो जिंदगी भर उनके मजदूरी करते थे। बाद में उनकी पीढ़ियां भी मजदूरी करी तो वो बंद गए, तो ये बंधुआ मजदूरी हो गई। इसी तरह से राजस्थान में भी इस तरह की प्रथा चलती थी जिनको नाम दिया जाता था सागड़ी या हली प्रथा। ठीक है, इन सब पर प्रतिबंध लग जाता है इस आर्टिकल 23 के तहत। इसी तरह से आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24,
अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम का प्रतिषेध। इसको खास तौर पर याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। इसमें क्या कहता है? 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी खान खतरनाक उद्योग या संकट में उद्योग, खतरनाक उद्योग आदि में नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। सरकार ने भी इसके लिए एक कानून बना रखा है। पहले ये कानून था बाल श्रम, 1986 का कानून है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986, है ना। 1986 से बाल श्रम पर प्रतिषेध के लिए कानून बना हुआ है। हालांकि क्या भारत में बाल श्रम प्रतिषेध हुआ है? आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बाल श्रमिक हैं तो भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये कानून बना हुआ है। इसी को 2016 में इसमें संशोधन करके, 2016 में इसमें संशोधन करके इसमें 14 साल की जगह 18 साल तक कर दिया गया। 2016 में संशोधन हुआ कि 18 साल के बच्चे भी खतरनाक कामों में, भारी उद्योगों में नहीं लगाए जा सकते हैं। बाल एवं किशोर श्रम, किशोर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। बाल एवं किशोर, किशोर की परिभाषा, किशोर 18 तक आता है ना। 14 से छोटे बच्चे हो गए और किशोर आ जाता है 14 से लेकर 18 तक। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन, प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये वही 1986 कानून। तो इसमें किशोर को भी शामिल कर लिया गया। पहले 14 साल के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगा सकता है, और किशोरों जो है उनको सामान्य कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन खतरनाक उद्योग पूरी लिस्ट है उसमें नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल 24 बाल श्रम का प्रतिषेध। आप में कौन कौन सा, अनुच्छेद 19 को अच्छे से याद रख लेना, अनुच्छेद 21 को अच्छे से याद रख लेना, 23 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 24, इसको आप खास तौर पर याद रख लेना। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। अनुच्छेद 24 तक हमने कर लिया, क्योंकि मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इसके बाद भाग 5 को हम थोड़ा खास तौर पर अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर कोशिश करेंगे जल्दी से हम पूरे कोर्स को करवाए, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करवाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलते हैं। थैंक यू।